हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड उसका जो है सेकंड पार्ट जो है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, जिसका 5th चैप्टर जो है वो हम यहाँ पे कवर कर रहे थे अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में। एंड हम बात कर रहे थे अबाउट द किंग्स एंड उनकी क्रोनाइकल्स के बारे में, राइट। क्रोनाइकल्स में जो भी टेक्स्ट यहाँ पे उनके समय में लिखे गए हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। कौन से किंग थे ये? मोस्टली मुगल किंग ही थे। मुगल किंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं क्योंकि डेट बिलोंग्स टू द 16th एंड 17th सेंचुरी, उनके बारे में बात कर रहे थे। एंड इनकी मुगल किंग्स की हमने हिरार्की भी देखी है एंड अपने प्रीवियस वीडियो में हमने जो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में जो है पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है ये होती क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती हैं वो सोर्स होते हैं जिसे जो है जो कि हैंड रिटन होते हैं, जिसे जो है हाथ के साथ लिखा जाता है। तो मोस्टली जो है ये जो है पेपर के ऊपर ही जो है इसे यहाँ पे लिखा जाता है, तो इन्हें हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। उनके अलावा यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस भी होती हैं। इंस्क्रिप्शंस जो होती है ये जो है ना हार्ड सरफेसेस होती हैं, राइट। हार्ड सरफेसेस के ऊपर जो है उसे यहाँ पे लिखा जाता है, जैसे कि पिलर्स हो गए, राइट, ये हार्ड सरफेस हो गई। उसके अलावा यहाँ पे कोई रॉक्स हो गई, रॉक एडिक्ट्स हो गई, राइट, वहां पे जो है इसे लिखा जाता है। तो वो होती हैं हमारी एक तरह से इंस्क्रिप्शंस। उसके ऑन दी अदर हैंड जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं ये हैंड रिटन होती हैं। तो इनके बारे में जो है पढ़ना स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में एंड फिर अब हम यहाँ पे बात करेंगे उसी टॉपिक को जो है आगे कंटिन्यू करते हुए। दो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास, जैसे कि अकबरनामा हो गया एंड बादशाहनामा हो गया। इसके बारे में जो है आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। So the Akbarnama and the Bashanama. So among the important illustrated Mughal chronicles, the Akbarnama and Bashanama are most well known, right? हमारे पास although बहुत ज़्यादा मुगल chronicles अवेलेबल हैं, कई सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, कई सारे टेक्स्ट, बट उनमें से अकबरनामा एंड बादशाहनामा जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। ईच मैन्यूस्क्रिप्ट जो है हर एक में जो है अराउंड हम बोल सकते हैं 150 फुल और डबल पेज पेंटिंग्स हैं। एंड उन पेंटिंग्स में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? बैटल्स हो गए, सीज हो गए, हंट्स हो गए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोर्ट सीन्स हो गए। तो इन सब चीजों की पेंटिंग्स हमें जो है वहां पे देखने को मिलती हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द अकबरनामा, तो उसके ऑथर कौन है इसके बारे में हम पहले भी जो है एक तरह से देख चुके हैं। उनके ऑथर है अबुल फजल, जो कि मुगल कैपिटल आगरा में ग्रो अप हुए थे एंड अरेबिक, पर्सियन, ग्रीक फिलोसफी, सूफिज्म, इन सबको जो है वो अच्छे से जानते थे। एंड मोर ओवर जो है वो फोर्सफुल डिबेटर भी थे, मीन काफी अच्छे से जो है किसी टॉपिक के ऊपर वो डिबेट कर सकते थे एंड इवन इंडिपेंडेंट थिंकर थे एंड हु कंसिस्टेंटली अपोज द व्यूज ऑफ द कंजर्वेटिव उलामास। जो ऑर्थोडॉक्स यहाँ पे थिंकिंग होती है कई लोगों की, थोड़ी सी हम बोल सकते हैं कि रूढ़िवादी थिंकिंग जो थी ना यहाँ पे, उनको जो है वो काफी अच्छे से अपोज किया करते थे। तो इन्हीं क्वालिटीज की वजह से जो है ना ये पर्सन है अबुल फजल, वो जो है ना अकबर को काफी ज्यादा इम्प्रेस करते हैं। अकबर जो है काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं उनकी इन क्वालिटीज से। तो हु फाउंड अबुल फजल आइडली सूटेड एज एन एडवाइजर एंड स्पोक पर्सन फॉर हिज पॉलिसीज। तो वो बोलते हैं कि ये बंदा जो है ना इंडिपेंडेंट थिंकर है एंड फोर्सफुल डिबेटर है, तो ये बंदा जो है ना वो एक आइडल सूटेबल पर्सन यहाँ पे रहेगा एंड वो एक तरह से मेरे लिए एडवाइजर के तौर पे भी काम कर सकता है एंड मेरी जो पॉलिसीज है उसके लिए वो एक अच्छा सूटेबल पर्सन रहेगा, वो एक स्पोक्स पर्सन रहेगा मेरी पॉलिसीज के लिए। सो वन मोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्परर वाज टू फ्री द स्टेट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। एक्चुअल में क्या था यहाँ पे कि अकबर जो है ना वो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी जो थी, राइट, जो रूढ़िवादी सोच थी ना यहाँ पे, उससे वो स्टेट को फ्री करना चाहते थे। वो भी जो है थोड़े से आजाद ख्याल वाले थे अकबर। सो इन हिज रोल एज कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल जो है, जब फिर वो कोर्ट हिस्टोरियन वो बन जाते हैं अबुल फजल, तो काफी अच्छा काम यहाँ पे करते हैं। उन्होंने जो है ना एक तरह से जितने भी आइडियाज थे अकबर के उसे काफी अच्छे से शेप अप किया एंड उसे जो है आर्टिकुलेट भी उन्होंने किया। एंड बिगिनिंग इन 1589 अबुल फजल जो है उन्होंने अकबरनामा के ऊपर जो है काम करना स्टार्ट कर दिया था। अराउंड 13 साल जो है उन्होंने इसके ऊपर काम किया था। रिपीटेडली रिवाइज द ड्राफ्ट, फिर रिपीटेडली जो है 13 साल तक लगातार इस चीज को जो है इस ड्राफ्ट को वो रिवाइज भी करते रहे हैं। सो द क्रॉनिकल इज बेस्ड ऑन अ रेंज ऑफ सोर्सेज। तो ये जो
क्रॉनिकल है अकबरनामा, इसे बनाने के लिए भी जो है अबुल फजल ने कई सारे सोर्सेस का यूज किया था, जैसे कि कुछ एक्चुअल रिकॉर्ड हो गए इवेंट्स के, या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए, या फिर ओरल टेस्टिमोनीज हो गई, यहाँ पे सुनी सुनाई जो बातें होती हैं नॉलेजेबल पर्संस की, उन सभी को जो है एज ए सोर्स इन्होंने यूज किया। फिर लगभग जो है 13 साल तक जो है अकबरनामा के ऊपर जो है इन्होंने काम किया था। जब कभी भी इन्हें लगता था कि यहाँ पे इस चीज में गलती हो गई है, फिर उस दोबारा से वो सुधारते थे एंड दोबारा से जो है फिर पूरे टेक्स्ट को वो रिवाइज किया करते थे। सो द अकबरनामा इज डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स, तो ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जो है टोटल 3 वॉल्यूम्स है इसके, एंड इसके जो 2 वॉल्यूम्स हैं ऑफ विच द फर्स्ट 2 आर क्रॉनिकल्स, जो पहली 2 हैं वो क्रॉनिकल्स हैं। थर्ड बुक जो है वो ए अकबरी है, इसके बारे में हम अपने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ चुके हैं। सो फर्स्ट वॉल्यूम जो है इसमें यहाँ पे मैन काइंड की हिस्ट्री है, एक आदमी जो है वो एक तरह से वो इवॉल्व किस तरह से हुआ था। तो आदम के जमाने से लेके सेलेस्टियल साइकिल जो है ना अकबर की लाइफ का, जो उसका पूरे 30 साल का, तो वो जो है वो सारी चीजें फर्स्ट वॉल्यूम में इंक्लूडेड है, अकबरनामा का जो फर्स्ट वॉल्यूम है। तो सेकंड वॉल्यूम में जो है यहाँ पे अकबर का जो 46 रीजनल ईयर था ना, तब तक उसकी लाइफ के बारे में जो है सारी चीजें उन्होंने बताई हुई हैं। एंड द वेरी नेक्स्ट ईयर अबुल फजल जो है फेल विक्टिम टू अ कॉन्स्पिरेसी हैश्ड बाय प्रिंस सलीम। तो फिर क्या होता है कि अबुल फजल जो है वो भी थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी में फंस जाता है। जो प्रिंस सलीम थे वो उसके ऊपर हमला करवा देते हैं, उसका मर्डर करवा देते हैं। बीर सिंह बुंदेला जो है वो इनका मर्डर कर देते हैं। So the Akbarnama was written to provide a detailed description of Akbar rule in the traditional diachronic sense, right? Diachronic sense क्या होती है इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। Of recording politically significant events across time, अकबरनामा में जो है ना अकबर के रूल के हमें जितने भी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट इवेंट्स थे, पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो थे ना वो सारे रिकॉर्ड किए हैं। एंड इवन जो मोर नोवल सेंस ऑफ गिविंग अ सिंक्रोनिक पिक्चर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ अकबर एम्पायर, तो ये सिंक्रोनिक पिक्चर भी यहाँ पे उन्होंने दी है अकबर की एम्पायर के हर एक एस्पेक्ट की, ज्योग्राफी होगी, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल चीजें जो है इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने बताई है विदाउट रेफरेंस टू द क्रोनोलॉजी। So in the A Akbari, the Mughal Empire is presented as having a diverse population, right? A Akbari में हमें ये बताया हुआ है कि मुगल एम्पायर जो थी ना वहाँ पे डाइवर्स पॉपुलेशन थी, डिफरेंट रिलीजन से लोग जो है वो बिलोंग करते थे, हिंदूज, जैन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स एंड अ कॉम्पोजिट कल्चर था यहाँ पे। तो अब्दुल फजल जो है ना वो उन्होंने कौन सी लैंग्वेज का यहाँ पे यूज किया था इसे लिखने के लिए, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि यहाँ पे बोली जाती थी आम लोगों के द्वारा, एंड सो डैट कि जो आम लोग हैं वो भी इसे पढ़ सके। So this Indo-Persian style was patronized at court and there were a large number of writers who wanted to write like the Abul Fazl। फिर बाद में क्या होता है, फिर और भी कई सारे जो कोर्ट राइटर्स होते हैं फिर वो अबुल फजल के स्टाइल को जो है कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं पहले डायक्रॉनिक क्या होता है। डायक्रॉनिक अकाउंट जो है इट ट्रेसेस डेवलपमेंट्स ओवर द टाइम, राइट? जो डेवलपमेंट्स यहाँ पे होती हैं डायक्रॉनिक में क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं ना लाइफ के, बस उसे ही यहाँ पे लिखा जाता है टेक्स्ट में। ओके, डायक्रॉनिक का मतलब होता है जो लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ना पूरे सिंक्रोनाइज तरीके से नहीं, लाइन वाइज तरीके से नहीं, बट हाउएवर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं वही लिखे जाते हैं। वेयर एज जो सिंक्रोनिक अकाउंट होते हैं वो सेवरल सिचुएशन जो होती है एट ए पर्टिकुलर टाइम और अ पॉइंट ऑफ टाइम, वो सारी चीजें उसमें जो है इंक्लूड की जाती हैं, सारी सिचुएशंस को। ओके, बस ये डिफरेंस है डायक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक के बीच में। तो उसके बाद में अबुल फजल का बेटा था अबुल हामिद लाहौरी, तो वो जो है ना बादशाह नामा का ऑथर था, राइट? अब्दुल हामिद लाहौरी जो है ही इज नोन एज द ऑथर ऑफ द बादशाह नामा। तो बादशाह नामा जो है किसके बारे में है, शाहजहां के बारे में है। ओके, तो शाहजहां जो है उन्हें पता था कि हामिद लाहौरी जो बंदा है वो भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है एंड कमीशन हिम टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रेन मॉडल ऑन द अकबरनामा। तो फिर उन्होंने भी जो है हामिद लाहौरी को जो है कमीशन किया था कि वो भी जो है मेरी हिस्ट्री के बारे में लिखेगा जैसे कि अकबरनामा जो है वो लिखी गई है। सो द बादशाह नामा इज दिस ऑफिशियल हिस्ट्री इन 3 वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम्स में लिखा गया है। 10 साल जो है इसे यहाँ पे लगे थे। सो लाहौरी रोड दी
फर्स्ट एंड सेकंड दफ्तर कंप्राइजिंग द फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ द एम्परर रूल। तो जो लाहौरी ने क्या किया था यहाँ पे कि जो फर्स्ट एंड सेकंड वॉल्यूम है ना उसमें एम्परर के रूल के फर्स्ट 2 डिकेड्स के बारे में लिखा है। मीन जो फर्स्ट 2 डिकेड्स, एक डिकेड कितने साल का होता है, 10 साल का होता है। तो ये जो 3 वॉल्यूम्स है ना टोटल 30 ईयर्स को कंप्लीट करते हैं शाहजहां के। तो फर्स्ट वॉल्यूम में 10 साल, सेकंड वॉल्यूम में एम्परर के अगले 10 साल हो गए, थर्ड वॉल्यूम में भी जो है एम्परर के अगले 10 साल हो गए। इस तरह से 10-10 साल की हिस्ट्री में जो है उन्होंने इसे डिवाइड किया है। ओके तो फर्स्ट 2 डिकेड्स जो है यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दफ्तर में इंक्लूडेड है। एंड दीज वॉल्यूम्स वर लेटर रिवाइज्ड बाय दी सदुल्ला खान शाहजहां वजीर। बाद में इन वॉल्यूम्स को जो है फिर रिवाइज भी किया गया था, किसके द्वारा, सदुल्ला खान के द्वारा, जो कि शाहजहां के वजीर थे। ओके तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन जो है वो पुट किए जाते हैं जीके के। सो इन्फॉर्मेटिव ऑफ द ओल्ड एज प्रिवेंटेड लाहौरी फ्रॉम प्रोसीडिंग विद द थर्ड डिकेड। हाउएवर जो थर्ड डिकेड जो है ना वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं थर्ड वॉल्यूम का, विच वाज देन क्रॉनिकल बाय द हिस्टोरियन वारिस। फिर उसके बाद में जो है जो वारिस हिस्टोरियन थे ना उन्होंने जो है इस पूरे 10 साल का ये जो पूरा डिकेड है वो उन्होंने यहाँ पे कंप्लीट किया था। इन द सेंस हम ये बोल सकते हैं कि पहले 2 वॉल्यूम जो है वो हामिद लाहौरी ने जो है कंप्लीट किए थे, एंड थर्ड वॉल्यूम जो है वो लाहौरी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं अपनी एज की वजह से, फिर वारिस जो है वो इसे यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। राइट सो ड्यूरिंग दिस कॉलोनियल पीरियड, अब जब कॉलोनियल पीरियड आ जाता है तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो फिर इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि बादशाहनामा हो गया, अकबरनामा हो गया, इन टेक्स्ट को यहाँ पे यूज करते हैं इंडियन हिस्ट्री को जो है स्टडी करने के लिए, एंड उनका जो है ना एक नॉलेज को एक तरह से गेन करने के लिए अबाउट द सब कॉन्टिनेंट, एंड टू हेल्प देम बेटर अंडरस्टैंड द पीपल एंड द कल्चर ऑफ द एम्पायर दैट दे सॉट टू रूल। में जिस कंट्री को जो है रूल करना चाहते थे तो उनके बारे में जो है जानना भी था, उन्हें उनके कल्चर के बारे में जानना था। तो ये सब नॉलेज लेने के लिए उन्होंने जो है इन्हीं टेक्स्ट का यहाँ पे यूज किया था। तो एशियाटिक सोसाइटी जो है बंगाल की, जिसे सर विलियम जोन्स ने 1784 में जो है फाउंड किया था, तो वो जो है ना फिर एडिटिंग का, प्रिंटिंग का एंड जो इन टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने का जो है ना यहाँ पे एक जिम्मा उठाया था। तो कई सारे, नॉट ओनली ये 2, कई सारे और इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, उन्होंने जो है सभी को एडिट किया था, प्रिंट भी किया था एंड ट्रांसलेट भी किया था। तो जो एडिटेड वर्जन है ना अकबरनामा एंड बादशाहनामा के, उसे जो है फर्स्ट पब्लिश किया गया था बाय द एशियाटिक सोसाइटी इन द 19th century, एंड इन द अर्ली 20th century अकबरनामा जो है फिर इसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया था। किसने किया था, हेनरी बेवरिज ने जो है इसे ट्रांसलेट किया था। सो दीज थिंग्स आर आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट कि ट्रांसलेशन किसने की थी इसकी। So only excerpts of the बादशाहनामा have been translated into English to date। अगर हम अब तक की बात करें तो बादशाहनामा के कुछ पार्ट्स को ही जो है अभी तक ट्रांसलेट किया गया है into English। तो जो पूरा टेक्स्ट है ना उसे भी इंटायरली जो है ट्रांसलेशन उसकी नहीं हो सकी है, तो उसके लिए हमें जो है अभी और वेट करना होगा, आने वाले टाइम में जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। राइट तो उसके बाद में आइडियल किंगडम की अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक आइडियल किंगडम क्या होता है, तो रूलर्स जो है ना वो एक आइडियल किंगडम को किस तरह से दिखाने की कोशिश करते थे। तो ऑब्वियसली आपको पता है जो कोर्ट क्रॉनिकल्स थे, दे ड्रू अपॉन मैनी सोर्सेज टू शो दैट द पावर ऑफ द मुगल किंग केम डायरेक्टली फ्रॉम द कोर्ट। तो ये कोर्ट के जो क्रॉनिकल्स थे ना, ये जो राइटर थे ऑब्वियसली वो राजा को, किंग को जो है खुश करना चाहते थे। तो उन्होंने जो है ना बस यही दिखाने की वो कोशिश करते थे कि मुगल किंग्स की जो पावर है ना वो भगवान ने उन्हें यहाँ पे दी है, मीन भगवान के बिहाफ पे वो रूल कर रहे हैं। तो जैसे कि एक मंगोल क्वीन अलंकुआ है, वो इसकी जो हिस्ट्री है ना वो किसके साथ जोड़ते हैं, मंगोल क्वीन थी अलंकुआ, एंड वो जो है ना खुद ही एक रात को सोते हुए वो प्रेग्नेंट हुई थी, एंड एक सनशाइन जो है उनके पेट में आके जो है वो आ जाती है पेट में, जब वो अपने टेंट में रेस्ट कर रही थी, तो तब वो जो है उस सनशाइन के वजह से जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो ये भगवान थी, ये डिवाइन लाइट थी जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी, यानी भगवान ने ही जो है यहाँ पे जन्म लिया था, एंड फिर जो है ये चीज जो है वो जनरेशन टू जनरेशन आगे पास ऑन हो रही है। तो अबुल फजल जो है ना उन्होंने भी इसी आइडिया को उठाया रूलर्स के बारे में जो है लिखने के लिए कि भगवान के बिहाफ पे वो यहाँ पे रूल कर रहे हैं, एंड ये जो लाइनेज है वो उसी से बिलोंग करती है, उसी क्वीन से जो है ये बिलोंग करती है।
सो हेयर ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द फेमस ईरानियन सूफी। तो अबुल फजल जो है ना वो एक ईरानियन सूफी थे, शिहाबुद्दीन सोहरावादी, उनके आइडिया से काफी ज्यादा इंस्पायर थे एंड उसी को जो है उन्होंने आगे फॉलो किया था। सो अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया देयर वाज ए हिरार्की इन विच द डिवाइन लाइट वाज ट्रांसमिटेड टू द किंग। तो यहाँ पे एक हिरार्की थी, लाइन टू लाइन जो है ये जो डिवाइन लाइट थी वो फिर किंग्स में जो है ट्रांसमिट होती गई आगे से आगे, एंड जो कि यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स के लिए, अपने प्रजा के लिए जो है एक स्पिरिचुअल गाइडेंस का सोर्स वो बनते हैं। पेंटिंग्स दैट accompanied the narrative of the chronicle transmitted these ideas in a way that left a lasting impression on the mind of the viewers। फिर जो है ना इस आइडिया को पेंटिंग्स के थ्रू में दिखाने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से जो है ना व्यूअर्स के माइंड में एक लास्टिंग इंप्रेशन जो है वो बन जाता है, लोग इस चीज में विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं। So Mughal artists from the 17th century onward began to portray emperors wearing the halo। फिर उसके बाद में जो मुगल आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या किया था कि रूलर्स के पीछे एक हैलो जो होता है ना, सर्कल सा चक्कर जो होता है यहाँ पे भगवान के पीछे आप देखते हो, वो उस तरह से जो है भगवान के तौर पे उन्होंने यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर दिया था। उनकी पिक्चर के पीछे हैलो दिखाना जो है वो यहाँ पे दिखाना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। ओके, कि ये दिखाते थे कि वो भगवान है। So the transmission of notions of the luminosity. So the origin of the Sohrawardi philosophy went back to the Plato Republic where God is represented by the symbol of the sun। तो ये जो हेलो यहाँ पे दिखाया जाता है ना, ये सबसे पहले आइडिया जो है प्लाटोस ने जो है यूज किया था। प्लाटो का जो रिपब्लिक एरिया है उन्होंने वहां पे इसे यूज किया था। ये एक पॉलिटिकल थिंकर थे प्लाटो, राइट, उन्होंने इसे यूज किया था। वेयर गॉड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ द सन, मीन सन के सिंबल के थ्रू जो है ना यहाँ पे गॉड को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो सोहरावादी राइटिंग्स वर यूनिवर्सली रेड इन द इस्लामिक वर्ल्ड। फिर सोहरावादी राइटिंग्स को जो है यूनिवर्सली इस्लामिक वर्ल्ड में पढ़ा जाता है एंड दे वर स्टडीड बाय द शेख मुबारक हु ट्रांसमिटेड देयर आइडियाज टू हिज सन। शेख मुबारक जो है, जो कि अबुल फजल के पिता थे, उन्होंने इस आइडिया को स्टडी किया था। फिर इस आइडिया को जो उन्होंने अपने बेटों की तरफ भी जो है ट्रांसमिट किया था इस आइडिया को, हु वर ट्रेंड अंडर हिम, जो कि अपने पिता के थ्रू ही जो है, अपने पिता के अंडर ही जो है वो ट्रेंड हुए थे। तो इसी की वजह से अबुल फजल ने इसी आइडिया को जो है आगे यहाँ पे यूज किया था। मुगल रूलर्स को जो है भगवान के तौर पे यहाँ पे दिखाने की इन्होंने कोशिश की थी। हेलो जो है वो यहाँ पे दिखाया था उनके पीछे। So we'll continue with the same chapter in our next video and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.